सभी सुनने वालों का स्वागत है द डीप डाइव में। यहाँ हम आपके सोर्सेज, आर्टिकल्स, रिसर्च, नोट्स, इनकी गहराइयों में उतरते हैं और कोशिश करते हैं कि ज़रूरी ज्ञान और इनसाइट्स आप तक आसानी से पहुँचाएं। हाँ, जानकारी के सागर में एक आसान रास्ता, कुछ मज़ेदार तथ्य और थोड़ी बातचीत के साथ। आज का हमारा विषय है जीएसटी कानून का एक कह सकते हैं काफ़ी महत्वपूर्ण पहलू, एग्जेम्पशंस फ्रॉम जीएसटी, यानी जीएसटी से मिलने वाली छूटें। हमारे पास इस विषय पर आपके भेजे गए कुछ विजुअल नोट्स हैं जो अलग अलग सेक्टर्स में मिलने वाली एग्जेम्पशंस को दिखाते हैं, और ये चर्चा खास तौर पर सीए इंटरमीडिएट जनवरी 2026 परीक्षा की तैयारी करने वाले छात्रों के लिए है। हमारा फोकस रहेगा कॉन्सेप्ट्स को बिल्कुल साफ करना, एग्जाम के लिहाज से ज़रूरी सेक्शंस और कॉन्सेप्ट्स को समझना, और हाँ, पीवाईक्यूज और आरटीपीज के ट्रेंड्स पर भी गौर करेंगे जी। और साथ ही जो भी लेटेस्ट अमेंडमेंट्स हैं जैन 26 एग्जाम के लिए रेलेवेंट, उन पर भी बात करेंगे और स्पेसिफिक एमसीक्यू पॉइंट्स को भी हाईलाइट करेंगे। हाँ, और पूरी बातचीत बिल्कुल सरल हिंदी और अंग्रेजी मिक्स भाषा में होगी। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरुआत करते हैं स्वास्थ्य सेवाओं यानी हेल्थ केयर सर्विसेज से। ये सीरियल नंबर 74 और 46 में आती हैं, सही? जी बिल्कुल। मूल रूप से छूट मिलती है क्लिनिकल एस्टैब्लिशमेंट या फिर कोई ऑथराइज्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर या पैरामेडिक्स द्वारा दी गई हेल्थ केयर सर्विसेज पर। अच्छा। इसमें शामिल हैं डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट और केयर, जिसमें प्रेगनेंसी, चाइल्ड बर्थ और पोस्टनेटल केयर भी शामिल है। और हाँ, भारत में जितनी भी मान्यता प्राप्त चिकित्सा पद्धतियां हैं, एलोपैथी, योगा, नेचुरोपैथी, आयुर्वेद, होम्योपैथी, सिद्धा, उनानी, सब पर एग्जेम्पशन है। लेकिन एक सवाल जो अक्सर आता है वो है कॉस्मेटिक सर्जरी का। क्या वो हमेशा टैक्सेबल होती है? देखिए, सामान्यतः हाँ, कॉस्मेटिक या प्लास्टिक सर्जरी टैक्सेबल है, लेकिन एक अपवाद है। अगर सर्जरी किसी जन्मजात दोष, डेवलपमेंटल एबनॉर्मलिटी, पर्सनल इंजरी या ट्रॉमा के कारण शरीर की बनावट या फंक्शन को रिस्टोर करने के लिए, मतलब कि रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी है, तो वो एग्जेम्प्ट होगी। अच्छा, तो मतलब प्योरली कॉस्मेटिक ना हो तो एग्जेम्प्ट हो सकती है। और हेयर ट्रांसप्लांट? हेयर ट्रांसप्लांट टैक्सेबल ही रहता है। और हाँ, एम्बुलेंस सेवाएं वो पूरी तरह एग्जेम्प्ट हैं। और अस्पतालों में कमरे के किराए का क्या नियम है? उसमें वो 5000 रुपीज़ वाली लिमिट है ना? वो काफ़ी कंफ्यूजिंग हो सकती है। हाँ, ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़रूरी पॉइंट है। बिल्कुल। देखिए, अगर अस्पताल के कमरे का किराया आईसीयू, सीसीयू, आईसीयू, अड्डीओ को छोड़कर 5000 रुपये प्रतिदिन तक है, तो वो एग्जेम्प्ट है। ठीक है। लेकिन यहाँ ध्यान देना है, अगर किराया 5001 रुपये भी हो गया, तो पूरी राशि पर जीएसटी लगेगा। सिर्फ 5000 रुपये से ऊपर वाली राशि पर नहीं, पूरी पर। ये कॉमन मिस्टेक पॉइंट है। अच्छा, पूरी अमाउंट टैक्सेबल हो जाएगी। ओके। हाँ, हालांकि जो इंटेंसिव केयर यूनिट्स हैं जैसे आईसीयू, सीसीयू, एनआईसीयू, एचडीयू, उनके कमरे पूरी तरह एग्जेम्प्ट हैं, चाहे उनका किराया कितना भी क्यों ना हो। ये एक महत्वपूर्ण एमसीक्यू पॉइंट बनता है। ये बिल्कुल साफ हुआ। और जो खाना मरीजों को दिया जाता है? हाँ, मरीजों को परोसा गया भोजन अगर वो डाइटिशियन के सलाह के अनुसार है और हॉस्पिटल स्टे का हिस्सा है, तो उसे मेन हेल्थ केयर सप्लाई का ही हिस्सा मानते हैं। मतलब एक तरह से कॉम्पोजिट सप्लाई का पार्ट। तो वो एग्जेम्प्ट रहेगा? जी, वो एग्जेम्प्ट रहेगा। लेकिन हाँ, अगर विजिटर्स को या स्टाफ को कैंटीन में खाना बेचा जा रहा है, वो टैक्सेबल होगा। और एक और बात, वेटेनरी सर्विसेज यानी पशु चिकित्सा सेवाएं, वो भी पूरी तरह एग्जेम्प्ट हैं। ठीक है, तो हेल्थ केयर में मुख्य बातें रहीं कमरे के किराए की 5000 रुपये सीमा और उसका क्लिफ इफेक्ट, आईसीयू, सीसीयू की पूरी छूट, कॉस्मेटिक सर्जरी का एक्सेप्शन और वेटेनरी सर्विसेज का एग्जेम्पशन। चलिए अब आगे बढ़ते हैं चैरिटेबल और रिलीजियस सर्विसेज की तरफ। स्लैब नंबर 113, ये भी काफी इंपॉर्टेंट एरिया है। निश्चित रूप से यहाँ एग्जेम्पशन मुख्य रूप से उन संस्थाओं द्वारा दी जाने वाली सेवाओं पर है जो इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 12AA या नए सेक्शन 12AB के तहत रजिस्टर्ड हैं। और उनकी गतिविधियां चैरिटेबल होनी चाहिए, है ना? हाँ बिल्कुल। एग्जेम्प्ट एक्टिविटीज में शामिल हैं पब्लिक हेल्थ रिलेटेड सर्विसेज, जैसे बीमारों की देखभाल या कैदियों के लिए रिहैबिलिटेशन ट्रेनिंग, फिर रिलीजन, स्पिरिचुअलिटी या योगा का एडवांसमेंट, एजुकेशनल प्रोग्राम्स या स्किल डेवलपमेंट, खासकर किसके लिए? अबैंडन्ड, ऑर्फन्ड, होमलेस चिल्ड्रन, प्रिजनर्स या 65 साल से ज्यादा उम्र के लोगों के लिए जो रूरल एरिया में रहते हैं। अच्छा। और प्रिजर्वेशन ऑफ एनवायरनमेंट, जिसमें वाटरशेड, फॉरेस्ट्स, वाइल्ड लाइफ शामिल है। वृद्धाश्रम चलाना 60 वर्ष या उससे अधिक आयु वालों के लिए,
और जो लोग टर्मिनली इल हैं, HIV एड्स से पीड़ित हैं या फिजिकली मेंटली अब्यूज्ड ट्रॉमेटाइज्ड हैं, उनकी देखभाल भी एग्जेम्प्ट है। और धार्मिक स्थलों द्वारा जो परिसर किराए पर दिए जाते हैं उसमें भी कुछ लिमिट्स हैं रेंट को लेके। हाँ, ये लिमिट्स अक्सर MCQ में आती हैं। ध्यान से सुनिए। अगर कोई धार्मिक स्थल जो 12A(a)(b) में रजिस्टर्ड है अपने परिसर में कमरा किराए पर देता है तो 1000 रुपये प्रति दिन तक का किराया एग्जेम्प्ट है। ठीक है, 1000 रुपीज पर डे फॉर रूम। जी। अगर कोई परिसर, हॉल, कल्याण मंडपम या ओपन एरिया किराए पर दिया जाता है तो 10,000 रुपये प्रति दिन तक छूट है। 10,000 रुपीज पर डे फॉर प्रेमिसेस शॉल। हाँ, और अगर दुकानें या दूसरी जगहें कमर्शियल यूज के लिए किराए पर दी जाती हैं तो 10,000 रुपये प्रति महीने तक का किराया एग्जेम्प्ट है। 10,000 रुपीज पर मंथ फॉर शॉप्स। करेक्ट। अगर किराया इन लिमिट से ज्यादा होता है तो फिर पूरी अमाउंट टैक्सेबल हो जाएगी। तो ये 10,000 रुपये और 10,000 वाली लिमिट्स याद रखनी होंगी। चलिए अब एक और बहुत बड़े सेक्टर पर आते हैं जहां काफी एग्जेम्पशंस हैं। कृषि क्षेत्र, एग्रीकल्चर सेक्टर /नंबर 54, 55, 55A, 24, 24A, 24B। बिल्कुल। कृषि, जैसा हम जानते हैं, भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ है और GST में से काफी राहत दी गई है। जो बेसिक फार्मिंग एक्टिविटीज हैं जैसे कल्टीवेशन, हार्वेस्टिंग, थ्रेशिंग, प्लांट प्रोटेक्शन, सीड टेस्टिंग, ये सब एग्जेम्प्ट हैं। खेत मजदूरों की सप्लाई भी एग्जेम्प्ट है। और एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस पर जो प्रोसेसिंग होती है, हाँ, ये महत्वपूर्ण है। एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस पर ऐसी प्रोसेसेस भी एग्जेम्प्ट हैं जिनसे उपज की मूल मतलब इसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं बदलती और वो प्राइमरी मार्केट में बेचने लायक रहती है। जैसे क्या क्या शामिल है इसमें? इसमें काफ़ी कुछ आता है, जैसे टेंडिंग, प्रूनिंग, कटिंग, हार्वेस्टिंग, ड्राइंग, क्लीनिंग, ट्रिमिंग, सन ड्राइंग, फ्यूमिगेटिंग, क्योरिंग, सॉर्टिंग, ग्रेडिंग, कूलिंग, बल्क पैकेजिंग वगैरह। पॉइंट ये है कि प्रोडक्ट अभी भी एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस ही रहना चाहिए। मतलब प्रोसेसिंग की एक सीमा है, कहाँ पर एग्जेम्पशन खत्म होती है और टैक्स लगना शुरू होता है, ये कैसे तय होता है? बिल्कुल सही सवाल। यहीं पर एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस और नॉन एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस का अंतर समझना बहुत जरूरी है। एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस वो है जिस पर या तो कोई प्रोसेस ना हुई हो या सिर्फ ऐसी प्रोसेस हुई हो जिससे उसकी एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स ना बदली हों। उदाहरण से समझाइए। जैसे खेत से तोड़े गए टमाटर, ये एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस हैं, एग्जेम्प्ट हैं, लेकिन अगर इनसे केचप बना दिया तो कैरेक्टरिस्टिक्स बदल गई, ये नॉन एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस बन गया और टैक्सेबल है। इसी तरह धान, पैडी एग्जेम्प्ट है। लेकिन चावल? हाँ, धान से चावल बनाने के लिए मिलिंग करनी पड़ती है। मिलिंग एक ऐसी प्रोसेस है जो उसकी मूल प्रकृति बदल देती है, इसलिए चावल टैक्सेबल है। ये क्लासिक एग्जाम्पल है जो एग्जाम में पूछा जा सकता है। और अगर ये मिलिंग जॉब वर्क के तौर पर की जाए तब भी टैक्सेबल है। एक सर्कुलर 1910-2017 ने यह साफ किया है कि धान की मिलिंग करके चावल बनाने जैसी इंटरमीडिएट प्रोडक्शन प्रोसेसेस एग्जेम्प्ट नहीं है, चाहे वो जॉब वर्क बेसिस पर ही क्यों ना हो। ओके। और कृषि से जुड़ी और क्या सेवाएं एग्जेम्प्ट हैं? कृषि मशीनरी या खाली जमीन किराए पर देना, कृषि उपज की लोडिंग, अनलोडिंग, पैकिंग, स्टोरेज, वेयरहाउसिंग, ये सब एग्जेम्प्ट है। एग्रीकल्चरल एक्सटेंशन सर्विसेज भी एग्जेम्प्ट हैं। एग्जैक्टली। APMC या बोर्ड या कमीशन एजेंट द्वारा कृषि उपज की सेल परचेज से रिलेटेड सर्विसेज भी एग्जेम्प्ट है। स्टोरेज वेयरहाउसिंग में कुछ स्पेसिफिक चीजें भी हैं। हाँ, माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस का स्टोरेज वेयरहाउसिंग एग्जेम्प्ट है और अनाज, दालें, फल, सब्जियों का स्टोरेज वेयरहाउसिंग भी एग्जेम्प्ट है। इसके अलावा पशुधन का आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन घोड़ों को छोड़कर भी एग्जेम्प्ट है। तो कृषि में मेन फोकस रखना है प्रोसेसेस की लिमिट पर और एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस वर्सेस नॉन एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस के अंतर पर, खासकर पैडी राइस वाला एग्जाम्पल। ठीक है, अब आते हैं एजुकेशन सेक्टर स्लाइड नंबर 66 पर। ये तो स्टूडेंट्स के लिए सीधे तौर पर रेलेवेंट है। जी बिल्कुल। एजुकेशन क्षेत्र में एग्जेम्पशन इस बात पर डिपेंड करती है कि सर्विस कौन दे रहा है और किसको दे रहा है। अगर कोई एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन EI अपने स्टूडेंट्स, फैकल्टी और स्टाफ को सर्विसेज दे रहा है तो वो सामान्यतः एग्जेम्प्ट है। क्या शामिल है इसमें? इसमें शामिल हैं ट्यूशन फीस, ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज, केटरिंग सर्विसेज, सिक्योरिटी, क्लीनिंग, हाउसकीपिंग सर्विसेज, एडमिशन रिलेटेड सर्विसेज और कंडक्ट ऑफ एग्जामिनेशन वाली सर्विसेज। ये सब एग्जेम्प्ट है अगर EI खुद दे रहा है स्टूडेंट्स, फैकल्टी, स्टाफ को। लेकिन स्टूडेंट्स में अक्सर ये कंफ्यूजन रहता है कि अगर ये सर्विसेज जैसे ट्रांसपोर्ट या कैंटीन कोई बाहर का वेंडर EI को दे रहा हो तब क्या होगा? क्या वो भी एग्जेम्प्ट है? ये एक अच्छा सवाल है और यहाँ थोड़ा ध्यान देना होगा। देखिए, अगर कोई बाहरी वेंडर EI को कुछ स्पेसिफिक
आउटपुट सर्विसेज दे रहा है, जैसे ट्रांसपोर्टेशन ऑफ स्टूडेंट्स, फैकल्टी स्टाफ, केटरिंग, मिड डे मील सहित सिक्योरिटी, क्लीनिंग, हाउसकीपिंग, एडमिशन सर्विसेज या कंडक्ट ऑफ एग्जामिनेशन से जुड़ी सेवाएं, तो ये इनकमिंग सर्विसेज भी एग्जेम्प्ट हैं। सभी ईआई के लिए? नहीं, यहीं पर कैच है। ये एग्जेम्पशन केवल उन ईआई के लिए है जो प्री स्कूल से लेकर हायर सेकेंडरी स्कूल या समकक्ष स्तर तक की एजुकेशन देते हैं या फिर ऐसे वोकेशनल कोर्सेज चलाते हैं जो किसी लॉ के तहत मान्य क्वालिफिकेशन के लिए अप्रूव्ड हों। अच्छा, इसका मतलब है कि अगर कोई डिग्री कॉलेज जो हायर एजुकेशन देता है बाहरी वेंडर से सिक्योरिटी सर्विसेज लेता है तो वो इनकमिंग सर्विस एग्जेम्प्ट नहीं होगी? सामान्यतः नहीं। हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस जैसे डिग्री कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज को दी जाने वाली ये आउटपुट सर्विसेज टैक्सेबल होती हैं। और हाँ, ईआई द्वारा ली जाने वाली दूसरी इनपुट सर्विसेज जैसे ऑडिट फीस, एडवर्टाइजिंग, लीगल सर्विसेज, ये तो हमेशा ही टैक्सेबल होती हैं, चाहे ईआई किसी भी लेवल का हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट डिस्टिंक्शन है। और कौन सी स्पेसिफिक एग्जेम्पशंस हैं एजुकेशन में? प्री स्कूल से हायर सेकेंडरी तक की एजुकेशन और अप्रूव्ड वोकेशनल कोर्सेज तो एग्जेम्प्ट हैं ही। आईआईएम्स द्वारा दिए जाने वाले जो उनके फ्लैगशिप लॉन्ग ड्यूरेशन प्रोग्राम्स हैं, जैसे 2 साल का पीजीपी, जिससे कानून द्वारा मान्यता प्राप्त क्वालिफिकेशन मिलती है, वो एग्जेम्प्ट हैं। और उनके शॉर्ट ड्यूरेशन प्रोग्राम्स? वो टैक्सेबल हैं, जैसे एग्जीक्यूटिव डेवलपमेंट प्रोग्राम्स वगैरह। इसके अलावा डीजीसीए द्वारा अप्रूव्ड मैरीटाइम कोर्सेज और फ्लाइंग ट्रेनिंग कोर्सेज एग्जेम्प्ट हैं। एनएसडीसी या उससे जुड़े सेक्टर स्किल काउंसिल्स, असेसमेंट एजेंसीज, ट्रेनिंग पार्टनर्स द्वारा नेशनल स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत दी जाने वाली सर्विसेज एग्जेम्प्ट हैं। और जो स्कूल बोर्ड्स होते हैं जैसे सीबीएसई? हाँ, सेंट्रल या स्टेट एजुकेशन बोर्ड्स द्वारा दी जाने वाली सर्विसेज जैसे एग्जामिनेशन कंडक्ट करना, स्कूलों को अफिलिएशन देना भी एग्जेम्प्ट हैं। ऑनलाइन एकेडमिक जर्नल्स और पीरियोडिकल्स की सप्लाई सिर्फ स्पेसिफाइड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को करने पर ही एग्जेम्प्ट है। और गवर्नमेंट स्कूल्स में सरकार द्वारा स्पॉन्सर्ड मिड डे मील केटरिंग सर्विसेज भी एग्जेम्प्ट है। लेकिन एंट्रेंस एग्जाम फीस? वो टैक्सेबल है। अगर कोई एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन एंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट करने के लिए फीस लेता है तो वो टैक्सेबल है। ओके, तो एजुकेशन में मेन पॉइंट्स हैं। ईआई द्वारा दी जाने वाली सर्विसेज वर्सेस ईआई को दी जाने वाली सर्विसेज का अंतर, इनपुट, आउटपुट और इंस्टीट्यूशन लेवल पर ध्यान देना, आईआईएम के प्रोग्राम्स का स्टेटस और एंट्रेंस एग्जाम फीस का टैक्सेबल होना। चलिए, अब एक बड़े क्षेत्र ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर की ओर चलते हैं। इसे पैसेंजर और गुड्स ट्रांसपोर्ट में बांट सकते हैं। हाँ, पैसेंजर ट्रांसपोर्ट /17 में एग्जेम्पशंस मोड और क्लास पर डिपेंड करती हैं। रोड, नॉन एसी स्टेज कैरेज जैसे नॉर्मल बसेस और नॉन एसी कॉन्ट्रैक्ट कैरेज जैसे नॉन एसी टूरिस्ट बसेस एग्जेम्प्ट हैं। लेकिन एसी स्टेज या कॉन्ट्रैक्ट कैरेज टैक्सेबल हैं। मीटर्ड कैब्स, ऑटो रिक्शाज, ई रिक्शाज एग्जेम्प्ट हैं। लेकिन रेडियो टैक्सीज जैसे ओला, उबर टैक्सेबल हैं। अच्छा, रेडियो टैक्सीज टैक्सेबल हैं। जी। रेल, नॉन एसी क्लासेस, स्लीपर, सेकेंड क्लास और मेट्रो एग्जेम्प्ट है। फर्स्ट क्लास या एसी कोच टैक्सेबल हैं। इनलैंड वाटरवेज, पैसेंजर ट्रांसपोर्ट एग्जेम्प्ट है। एयर, इकोनॉमी क्लास एग्जेम्प्ट है सिर्फ तब जब यात्रा नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स अरुणाचल, आसाम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम, त्रिपुरा या बागडोगरा, वेस्ट बंगाल से एम्बार्क या टर्मिनेट होती है। बाकी सब डोमेस्टिक फ्लाइट्स, बिजनेस क्लास या दूसरे रूट्स पर इकोनॉमी टैक्सेबल हैं। वेसल, अगर मेनली पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए है तो एग्जेम्प्ट, टूरिज्म वगैरह के लिए टैक्सेबल। और आपने रेडियो टैक्सी का जिक्र किया। यहाँ ईसीओ यानी इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर जैसे ओला, उबर का क्या रोल है? क्या ड्राइवर को टैक्स देना होता है? नहीं, ये एक महत्वपूर्ण प्रावधान है सेक्शन 9(5) का। रेडियो टैक्सी जैसी कुछ नोटिफाइड सर्विसेज के केस में अगर सर्विस ईसीओ के प्लेटफॉर्म से दी जाती है तो जीएसटी पे करने की लायबिलिटी ईसीओ की होती है, ना कि इंडिविजुअल ड्राइवर की, अगर वो थ्रेशोल्ड लिमिट से नीचे है। ये आरसीएम जैसा ही है पर ईसीओ के ऊपर है। ठीक है, ये पॉइंट क्लियर हुआ। अब बात करते हैं गुड्स ट्रांसपोर्ट, सीरियल नंबर 182121B22 की। इसमें जीटीए यानी गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी की भूमिका अहम है। बिल्कुल, जीटीए द्वारा दी जाने वाली सर्विसेज एग्जेम्प्ट हैं अगर सर्विस निम्नलिखित को दी जाती है:
कोई अनरजिस्टर्ड पर्सन, यूआरपी, सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, लोकल अथॉरिटी या कोई गवर्नमेंट एजेंसी जो सिर्फ टीडीएस काटने सेक्शन 51 के लिए रजिस्टर्ड है। और अगर सर्विस किसी रजिस्टर्ड पर्सन, आरपी या फैक्ट्री, सोसाइटी, कॉर्पोरेट बॉडी, पार्टनरशिप फर्म या कैजुअल टैक्सेबल पर्सन को दी जाती है तो ये टैक्सेबल है। और सामान्यतः इन टैक्सेबल मामलों में रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म आरसीएम अप्लाई होता है, मतलब टैक्स रिसिपिएंट को जमा कराना होता है, जीटीए को नहीं, अनलेस जीटीए फॉरवर्ड चार्ज ऑप्ट करे। क्या जीटीए द्वारा सभी तरह के गुड्स का ट्रांसपोर्ट टैक्सेबल होता है अगर रिसिपिएंट आरपी वगैरह है? नहीं, कुछ स्पेसिफिक गुड्स का ट्रांसपोर्ट जीटीए, रेल या वेसल द्वारा हमेशा एग्जेम्प्ट रहता है, चाहे रिसिपिएंट कोई भी हो। इसमें शामिल हैं रिलीफ मटेरियल्स, डिफेंस मिलिट्री इक्विपमेंट, रजिस्टर्ड न्यूज़पेपर्स, मैगजीन्स, रेलवे इक्विपमेंट, एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस, मिल्क, सॉल्ट, फूड ग्रेन्स, फ्लावर, पल्सेस, राइस सहित और ऑर्गेनिक मैन्योर। और वो फ्रेट की लिमिट वाली एग्जेम्पशन? हाँ, वो भी है। अगर सिंगल कंसाइनमेंट में फ्रेट 1500 रुपये तक है या सिंगल कंसाइनी के लिए सभी कंसाइनमेंट्स मिलाकर फ्रेट 750 रुपये तक है, तो भी जीटीए सर्विसेज एग्जेम्प्ट हैं। और अगर माल जीटीए के अलावा किसी और तरीके से रोड से भेजा जाए, जैसे कोई खुद अपने ट्रक से ले जाए? रोड द्वारा गुड्स ट्रांसपोर्ट अगर जीटीए या कुरियर एजेंसी के अलावा किसी और से किया जाता है तो वो पूरी तरह एग्जेम्प्ट है। इनलैंड वाटरवेज द्वारा गुड्स ट्रांसपोर्ट भी एग्जेम्प्ट है। और व्हीकल्स को किराए पर देने में भी कुछ एग्जेम्पशंस हैं। हाँ, अगर स्टेट ट्रांसपोर्ट अंडरटेकिंग को 12 से ज्यादा पैसेंजर कैपेसिटी वाला मोटर व्हीकल किराए पर दिया जाता है तो वो एग्जेम्प्ट है। अगर जीटीए को गुड्स ट्रांसपोर्ट के लिए व्हीकल जैसे ट्रक किराए पर दिया जाता है तो वो भी एग्जेम्प्ट है। और अगर ईआईएस अपने स्टूडेंट्स, फैकल्टी, स्टाफ के ट्रांसपोर्ट के लिए किसी व्यक्ति को व्हीकल देता है तो वो सर्विस भी एग्जेम्प्ट है। तो ट्रांसपोर्ट में ध्यान रखना है, पैसेंजर ट्रांसपोर्ट में मोड क्लास रूट, गुड्स ट्रांसपोर्ट में जीटीए के रूल्स, रिसिपिएंट आरसीएम, एग्जेम्प्ट गुड्स फ्रेट लिमिट्स और व्हीकल रेंटिंग की एग्जेम्पशंस। अगला नंबर है लीगल सर्विसेज /नंबर 45 का। ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स लगता है। हाँ, यहाँ एग्जेम्पशन सर्विस प्रोवाइडर और रेसिपिएंट दोनों पर डिपेंड करती है। अगर सर्विस आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल द्वारा दी जा रही है, ये एग्जेम्प्ट है। अगर रेसिपिएंट कोई नॉन बिजनेस एंटिटी है, गवर्नमेंट या गवर्नमेंट एंटिटी है या ऐसी बिजनेस एंटिटी है जिसका पिछले एफवाई का एग्रीगेट टर्नओवर जीएसटी रजिस्ट्रेशन की थ्रेशोल्ड लिमिट तक या उससे कम है। अगर सर्विस किसी बड़ी बिजनेस एंटिटी टर्नओवर लिमिट से ज्यादा को दी जाती है तो टैक्सेबल है और टैक्स आरसीएम के तहत रेसिपिएंट देगा। और अगर कोई वकील या वकीलों की फर्म सर्विस दे? अगर सर्विस किसी इंडिविजुअल एडवोकेट या फर्म ऑफ एडवोकेट्स द्वारा दी जा रही है, रूल्स बिल्कुल वही हैं। एग्जेम्प्ट रेसिपिएंट्स हैं कोई दूसरा एडवोकेट या फर्म, नॉन बिजनेस एंटिटी, गवर्नमेंट या गवर्नमेंट एंटिटी या छोटी बिजनेस एंटिटी टर्नओवर लिमिट तक। बड़ी बिजनेस एंटिटी को दी गई सर्विस टैक्सेबल होगी अंडर आरसीएम। और सीनियर एडवोकेट्स के लिए? अगर सर्विस किसी सीनियर एडवोकेट द्वारा दी जा रही है, यहां भी सेम लॉजिक है। एग्जेम्प्ट रेसिपिएंट्स हैं कोई दूसरा एडवोकेट या फर्म, नॉन बिजनेस एंटिटी, गवर्नमेंट एंटिटी या छोटी बिजनेस एंटिटी। अगर सीनियर एडवोकेट सीधे किसी बड़ी बिजनेस एंटिटी को लीगल एडवाइस या रिप्रेजेंटेशन देते हैं तो वो टैक्सेबल होगी अंडर आरसीएम। तो मतलब कोर पॉइंट ये है कि अगर रेसिपिएंट एक बड़ी बिजनेस एंटिटी है तो लीगल सर्विसेज टैक्सेबल है और आरसीएम लगता है। छोटी एंटिटीज या नॉन बिजनेस को दी गई सर्विसेज एग्जेम्प्ट है। ये टर्नओवर लिमिट एमसीक्यू के लिए जरूरी है। अब आते हैं गवर्नमेंट सर्विसेज पर। इसमें तो कई सीरियल नंबर्स हैं। हाँ, सरकार या लोकल अथॉरिटी द्वारा दी जाने वाली ज्यादातर सर्विसेज एग्जेम्प्ट हैं, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट एक्सेप्शंस हैं जो टैक्सेबल हैं। 1. डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट की सर्विसेज जैसे स्पीड पोस्ट, एक्सप्रेस पार्सल पोस्ट, लाइफ इंश्योरेंस, एजेंसी सर्विसेज, बेसिक मेल एग्जेम्प्ट है। हाँ। 2. एयरक्राफ्ट या वेसल से रिलेटेड सर्विसेज। 3. गुड्स या पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज। 4. किसी भी बिजनेस एंटिटी को दी जाने वाली कोई भी सर्विस जो कहीं और कवर ना हो। तो पॉइंट 4 के हिसाब से अगर सरकार या एलए किसी बिजनेस एंटिटी को सर्विस देती है तो वो आमतौर पर टैक्सेबल होती है और आरसीएम लगता है। बिल्कुल, जनरल रूल यही है कि बिजनेस एंटिटी को दी जाने वाली गवर्नमेंट सर्विसेज टैक्सेबल हैं और टैक्स आरसीएम के तहत रेसिपिएंट यानी बिजनेस एंटिटी भरेंगी। लेकिन इसके भी कुछ एक्सेप्शंस हैं जहां बिजनेस एंटिटी को सर्विस देने पर भी वो एग्जेम्प्ट रहती है। मुख्य रूप से अगर रेसिपिएंट बिजनेस एंटिटी का पिछले एफवाई का एग्रीगेट टर्नओवर जीएसटी रजिस्ट्रेशन थ्रेशोल्ड लिमिट से कम है। अच्छा। हालांकि ध्यान दें, सरकार द्वारा इमूवेबल प्रॉपर्टी रेंट पर देना अब हमेशा टैक्सेबल है और आरसीएम लगता है, चाहे रेसिपिएंट का टर्नओवर कुछ भी हो।
और कुछ खास सरकारी सेवाएं हमेशा एग्जेम्प्ट रहती हैं, इरिस्पेक्टिव ऑफ रिसिपिएंट। हाँ, कुछ सर्विसेज हैं जो हमेशा एग्जेम्प्ट हैं, जैसे पासपोर्ट, वीजा, ड्राइविंग लाइसेंस, बर्थ डेथ सर्टिफिकेट इश्यू करना, स्लॉट नंबर 61। ऐसी सर्विसेज जहां पर इनवॉइस टोटल कंसिडरेशन 5,000 रुपए से कम है, स्लॉट नंबर 9। लेकिन ये कंटिन्यूअस सप्लाई या रेंटिंग पर लागू नहीं होता। आरटीआई एक्ट 2005 के तहत इंफॉर्मेशन देने की सर्विस, स्लॉट नंबर 65A। पुलिस या सिक्योरिटी एजेंसीज द्वारा पीएसयूज, कॉरपोरेशंस वगैरह को दी जाने वाली सर्विसेज। किसी लॉ के तहत रिक्वायर्ड टेस्टिंग, कैलिब्रेशन, सेफ्टी चेक सर्विसेज, जैसे कंज्यूमर प्रोटेक्शन के लिए। और अगर कोई सरकार या एलए को सर्विस देता है, उसके लिए स्पेसिफिक एंट्रीज देखनी होंगी, जैसे प्योर सर्विसेज जिनमें गुड्स का वैल्यू ना हो, एग्जेम्प्ट हो सकते हैं अगर वो कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 243G पंचायत या 243W म्यूनिसिपैलिटी के तहत सौंपे गए फंक्शन से रिलेटेड हैं। तो सरकारी सेवाओं में जनरल रूल, टैक्सेबल टू बिजनेस एंटिटी अंडर आरसीएम, और उसके एक्सेप्शंस, टर्नओवर लिमिट, स्पेसिफिक सर्विसेज लाइक पासपोर्ट, 5K लिमिट ध्यान रखने हैं। अब जल्दी से बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सेक्टर / नंबर 27, 34, 27A, 82 की एग्जेम्पशंस देख लेते हैं। बैंकिंग में मेन एग्जेम्पशन उन सर्विसेज पर हैं जिनका कंसिडरेशन इंटरेस्ट या डिस्काउंट के रूप में होता है। इसमें डिपॉजिट्स लेना, लोन्स या एडवांसेस देना शामिल है। लेकिन इसका एक बड़ा एक्सेप्शन है, क्रेडिट कार्ड सर्विसेज पर लिया जाने वाला इंटरेस्ट टैक्सेबल होता है। अच्छा, क्रेडिट कार्ड इंटरेस्ट टैक्सेबल है, और फॉरेन एक्सचेंज या कार्ड ट्रांजैक्शन से रिलेटेड कोई एग्जेम्पशन? हाँ, बैंक्स या ऑथोराइज्ड डीलर्स के बीच फॉरेन करेंसी की परचेज सेल एग्जेम्प्ट है। इसके अलावा किसी एक्वायरिंग बैंक द्वारा मर्चेंट को कार्ड या मोबाइल वॉलेट से 2,000 रुपए तक के सिंगल ट्रांजैक्शन के सेटलमेंट के लिए दी जाने वाली सर्विसेज भी एग्जेम्प्ट है, स्लाइड नंबर 34। हालांकि ऐसी लिमिट्स की करंट स्टेटस एग्जाम से पहले चेक करना हमेशा बेहतर रहता है। और वो जनधन योजना वाले खाते? जी, प्रधानमंत्री जनधन योजना PMJDY के तहत खोले गए बेसिक सेविंग्स बैंक डिपॉजिट BSBD अकाउंट होल्डर्स को बैंकिंग कंपनी द्वारा दी जाने वाली सर्विसेज भी एग्जेम्प्ट हैं, स्लाइड नंबर 27A। तो बैंकिंग में इंटरेस्ट डिस्काउंट वाली सर्विसेज, क्रेडिट कार्ड छोड़कर एग्जेम्प्ट, 2,000 रुपए तक कार्ड सेटलमेंट और BSBD अकाउंट्स एग्जेम्प्ट हैं। चलिए अब कुछ और इम्पॉर्टेंट मिसलेनियस एग्जेम्पशंस और रीसेंट क्लैरिफिकेशंस पर नजर डालते हैं जो एग्जाम में आ सकते हैं। एक बहुत कॉमन सिचुएशन है रेजिडेंशियल ड्वेलिंग को रेंट पे देना। ये एग्जेम्प्ट है अगर इसे रेजिडेंस के तौर पर यूज करने के लिए दिया जा रहा हो और रेसिपिएंट यानी टेनेंट एक अनरजिस्टर्ड पर्सन URP है, चाहे लैंडलॉर्ड रजिस्टर्ड हो या अनरजिस्टर्ड। लेकिन अगर टेनेंट रजिस्टर्ड पर्सन RP है तो ये सर्विस टैक्सेबल है और टैक्स RCM के तहत RP को देना होगा, / नंबर 12A। और हाँ, कमर्शियल यूज के लिए रेंटिंग हमेशा टैक्सेबल होती है। हॉस्टल अकोमोडेशन का क्या रूल है? हॉस्टल अकोमोडेशन जो रेजिडेंशियल ड्वेलिंग नहीं है, अगर 1,000 रुपए पर डे है तो एग्जेम्प्ट हो सकता है, खासकर अगर ये 12A, 12AB रजिस्टर्ड चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा प्रोवाइड किया जा रहा हो और कुछ कंडीशंस पूरी हों। कुछ और क्विक एग्जेम्पशंस? अटल पेंशन योजना APY या सरकार की किसी भी पेंशन स्कीम के तहत कंट्रीब्यूशन कलेक्शन एग्जेम्प्ट है। म्यूजियम्स, नेशनल पार्क्स, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, टाइगर रिजर्व्स, जूज में एडमिशन / नंबर 79A एग्जेम्प्ट है। रीइंश्योरेंस सर्विसेज पर भी कुछ रीसेंट क्लैरिफिकेशन आया है। हाँ, सिर 228/222024 के अनुसार कुछ स्पेसिफिक गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड इंश्योरेंस स्कीम्स जैसे फसल बीमा, कुछ लाइफ इंश्योरेंस स्कीम्स जहां पूरा प्रीमियम सरकार दे रही हो, कि री इंश्योरेंस पर GST एग्जेम्प्ट है, सीरियल नंबर 36 है। साथ ही मोटर व्हीकल एक्सीडेंट फंड द्वारा प्रोवाइड की जाने वाली इंश्योरेंस सर्विसेज भी एग्जेम्प्ट हैं, सीरियल नंबर 36B। एक और सर्कुलर था GTA को ट्रक रेंट पर देने के बारे में। हाँ, सिर 177092022 ने क्लियर किया कि ट्रक्स या अदर गुड्स कैरेजेस को ड्राइवर के साथ फिक्स्ड पीरियड के लिए GTA को रेंट पर देना टैक्सेबल है, ये एग्जेम्प्ट नहीं है। ये सीरियल नंबर 22 की रेंटिंग ऑफ मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑफ गुड्स वाली एग्जेम्पशन में कवर नहीं होता। और RERA? हाँ, सिर 228/222024 ने RERA रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी को गवर्नमेंटल अथॉरिटी माना है, जिससे उसके द्वारा लिए जाने वाले स्टैट्यूटरी कलेक्शंस एग्जेम्प्ट हो गए हैं। और कौन सी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिनकी सर्विसेज एग्जेम्प्ट हैं? एम्प्लॉइज स्टेट इंश्योरेंस कॉरपोरेशन और एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन द्वारा प्रोवाइड की जाने वाली सर्विसेज सीरियल नंबर 3031 एग्जेम्प्ट हैं। कॉन्ट्रैक्ट के नॉन परफॉर्मेंस को टॉलरेट करने के एक्ट के बदले
मिलने वाले फाइन्स या लिक्विडेटेड डैमेजेस पर जीएसटी नहीं लगता, इसे सप्लाई ही नहीं मानते हैं। सीरियल नंबर 8, ISRO, एंट्रिक्स कॉरपोरेशन या NSIL द्वारा सैटेलाइट लॉन्च सर्विसेज सीरियल नंबर 19C एग्जेम्प्ट हैं, और गवर्नमेंट ग्रांट से फंडेड R&D सर्विसेज भी एग्जेम्प्ट हो सकती हैं, सीरियल नंबर 44A। तो ये थी कुछ मिसलेनियस लेकिन इम्पॉर्टेंट एग्जेम्पशंस। अब आखिर में एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इस पूरे चैप्टर को कैसे समराइज करें? व्हाट्स द की टेक अवे? देखिए, प्रिपरेशन करते टाइम कुछ एरियाज पर स्पेशल फोकस रखना चाहिए क्योंकि वो फ्रीक्वेंटली टेस्ट होते हैं। इनमें मेन है हेल्थ केयर, स्पेशली रूम रेंट लिमिट, कॉस्मेटिक सर्जरी एक्सेप्शन; एजुकेशन, EI बाय वर्सेस EI2 सर्विसेज, IM एंट्रेंस फीस; GTA सर्विसेज, रिसिपिएंट बेस्ड एग्जेम्पशन, RCM, एग्जेम्प्ट गुड्स, फ्रेट लिमिट्स; चैरिटेबल ट्रस्ट्स, रजिस्ट्रेशन, रेंटिंग लिमिट्स; और गवर्नमेंट सर्विसेज, जनरल रूल, RCM, स्पेसिफिक एग्जेम्पशंस लाइक पासपोर्ट, 5000 लिमिट। और जैसा हमने डिस्कस किया, सिर्फ सर्विस का नाम याद रखना इनफ नहीं है, वो थ्रेशोल्ड्स और कंडीशंस याद रखना बहुत ज़रूरी है ना? जैसे 5000, 1000, 10,000 लिमिट्स या लीगल और GTA सर्विसेज में रिसिपिएंट का टर्नओवर या रजिस्ट्रेशन स्टेटस। बिल्कुल, थ्रेशोल्ड्स, कंडीशंस और डेफिनेशंस जैसे एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन क्रिटिकल हैं। रीसेंट सर्कुलर्स और अमेंडमेंट्स पर भी नज़र रखनी चाहिए, जैसे हमने री इंश्योरेंस, रेरा स्टेटस और GTA को ट्रक रेंटिंग वाला सर्कुलर पर बात की। ये MCQ या केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस का पार्ट बन सकते हैं। और RCM की एप्लीकेबिलिटी। हाँ, RCM कहाँ अप्लाई होता है, जैसे GTA, लीगल सर्विसेज, स्पॉन्सरशिप, रेंटिंग टू RP, ये समझना भी बेहद ज़रूरी है। ये अक्सर इंटीग्रेट होकर आता है क्वेश्चंस में। संक्षिप्त में कहें तो GST एग्जेम्पशंस टैक्स बर्डन कम करने के लिए हैं, लेकिन वो अपने आप में रूल्स और कंडीशंस का एक नेटवर्क बनाती हैं। इन्हें केयरफुली समझना स्पेशली CA एंटर एग्जाम के लिए मैंडेटरी है। और आज की हमारी चर्चा का पर्पस यही था कि इन कॉम्प्लेक्स रूल्स को सिंप्लीफाई किया जाए, कॉन्सेप्ट्स को क्लियर किया जाए और एग्जाम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को हाईलाइट किया जाए। सुनने वालों के लिए एक विचार छोड़ जाते हैं। क्या आपको लगता है कि इन एग्जेम्पशंस की जो कॉम्प्लेक्सिटी है, खासकर स्मॉल बिजनेसेस या इंडिविजुअल्स के लिए, वो कंप्लायंस को मुश्किल बना देती है? क्या एग्जेम्पशन से मिलने वाला बेनिफिट हमेशा उन रूल्स को समझने और फॉलो करने में लगने वाले एफर्ट से ज्यादा होता है? इस पर सोचिएगा जरूर। इस गहन विश्लेषण में हमारे साथ शामिल होने के लिए धन्यवाद। उम्मीद है ये आपके लिए उपयोगी रहा होगा।